नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। चुनाव का सीजन चल रहा है। नेता घर घर जा रहे हैं और मत मांग रहे हैं, यानी अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वह वोट कीमती है। लोकतंत्र में हर एक को वोट देने का अधिकार है, लेकिन वोट देने से पहले लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि हमारी समस्या का क्या हुआ। जी हाँ, इस सीरीज में मेरा ये पार्ट 3 है और हमारा मुद्दा है गौतम बुद्ध नगर के नोएडा ग्रेट नोएडा में मुद्दे जो अधूरे हैं। उन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले लोक जनसत्ता पार्टी के प्रत्याशी नरेश नोटियाल जी, जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा नमस्कार। क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। 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 जेपी विश टाउन जो बहुत बड़ा है, नोएडा से ग्रेट नोएडा तक फैला हुआ है, उससे जुड़े हुए एलपी एलबी गौतम जी हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं और लोगों की जो दिक्कतें हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और यूपी सीडा का जो एरिया है, जो नोएडा ग्रेट नोएडा के लिए एक ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, कि ऐसा बीच में वो पॉइंट है जिस पर ना नोएडा ग्रेट नोएडा ध्यान देता है ना यूपी सीडा ध्यान देता है। और 5,000 फ्लैट वाले बायर्स जो है वहां पर परेशान हैं। उनमें शिवालिक होम से हमारे साथ हिमांशु शेखर झा जी जुड़े हैं। उनका स्वागत है आज की नमस्कार इस सर। चर्चा में। नमस्कार सर। नमस्कार। हिमांशु जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने यूपी नोएडा ग्रेट नोएडा को छोड़कर यूपी सीडा के फ्लैट खरीदने का फैसला क्यों किया था? और उस समय आपको शायद सर, जानकारी नहीं होगी या ग्रेट नोएडा का नाम सुन के लिया था। और कब लिए थे आपने फ्लैट? कब आपको कंप्लीशन मिला? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओसी और सीसी के लिए जूझ रहे हैं। क्या है आपके यहाँ की समस्या? और कुल मिला के यूपी सीडा के उस क्षेत्र में कुल कितनी सोसाइटियां हैं, कितने फ्लैट हैं? थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए जी। सर सबसे पहले तो सभी लोगों का नमस्कार। और देखिए, मैंने यहाँ पे 2016 में लिया था और मुझे उस समय भी पता था कि ये यूपीसीडा के अंतर्गत आता है। बट हम्म। ये था कि मेरे ऑफिस से और मेरे बच्चे के स्कूल के मिड पॉइंट में था। हम्म। और बिल्कुल ग्रेटर ऑथोरिटी के जो सोसाइटीज हैं उनसे बिल्कुल सटा हुआ है। मतलब रोड की साइड में यूपीसीडा, अदर साइड में जीटा 1 सेक्टर होता है। तो उस हम्म। समय हमने लिया था और उसमें सच यूपीसीडा के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि इसमें लैंड की कोई डिस्प्यूट नहीं होती। हम्म। जो ग्रेटर नोएडा या वाक्यों में है, जैसे नोएडा वेस्ट में है, यूपी सिटा में लैंड का कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ। 2016 में मैंने बुक किया था सर। और हम्म। 2017 में हमने फिट आउट पोजीशन दिया था बिल्डर ने, ये कहते हुए कि विद इन 6 मंथ्स आपकी ओसीसीसी हो जाएगी और उसके बाद रजिस्ट्री की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम्म। और 2017 से 2024 आ गई। जब भी बात करो तो बिल्डर यही कहता है कि फाइल हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, यूपी सिडा के हेडक्वार्टर कानपुर में है। और हम्म। जब यूपी सिडा वालों से बात करो तो उनका कहना होता है कि हमने, कभी तो बोलते हैं कि हाँ हमने भेज रखी है फाइल कानपुर, और जब ज्यादा पेपर पे आओ जन सुनवाई के थ्रू या आरटीआई के थ्रू, तो फिर कुछ कुछ कमियां बता के कि बिल्डर के पार्ट में कमियां हैं, उनको हमने ये लेटर भेजे हुए हैं। एक तो हम्म। सर ये। दूसरी चीज सर, आपने बोला कि ग्रेटर नोएडा के, मतलब इसमें ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच का एक छोटा सा सेक्टर है जिसमें लगभग 10 सोसाइटीज है। हम्म। जिसमें जो सबसे मतलब बड़ी जो है वो एक पारामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट, उसके अलावा हम्म। आपका शिवालिक, मिक्सन, डिजाइन आर्ट, ये सब है। इनमें हम्म। से सिर्फ डिजाइन आर्ट की ओसीसीसी रजिस्ट्री हो रखी है। बाकी हम्म। बाकी जितनी भी सोसाइटीज हैं सभी में पिछले 8 सालों में ओसीसीसी ही पेंडिंग है, रजिस्ट्री की बात तो दूर की है। हम्म। और इनिशियली तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, सड़कें और सीवर, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। पिछले 4 सालों में हम लोगों ने यूपी सीडा के साथ लगातार कम्युनिकेशन करके, कंप्लेंट्स करके, रोड और हम्म। स्ट्रीट लाइट की सिचुएशन तो सुधर गई। सीवर पे और पॉल्यूशन पे आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। तो मेन तो यही मुद्दा है सर। और जहां तक सवाल है जनप्रतिनिधियों का, तो लोग आते रहे यहाँ पे, इलेक्शन से पहले भी आते रहे। अभी लास्ट शर्मा जी आए थे सितंबर में, उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हम आपका वो सीसीसी और रजिस्ट्री करवाएंगे। बट हम्म। कुछ नहीं, वो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, वर्बल बोल के चले जाते आश्वासन देके। हम्म। आपकी यूपीसीडा में किस अधिकारी से वार्ता हुई है अब तक? क्या एमडी आप सर लोगों के सेक्टर में घूम के गए जी या नहीं? बिल्कुल, एमडी साहब आते रहते हैं, बट हम लोगों से मुलाकात यहाँ नहीं हुई। इनफैक्ट हमने जाके एमडी साहब से यूपीसीडा के आरएम ऑफिस में मुलाकात की थी। हम्म। और उससे पहले एसीओ मैडम से मीटिंग हुई। इन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी एसपीओ भोपाल की, कि जो भी हम्म। कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑडिट करके उसकी एक हम्म। रिपोर्ट देंगे। और जितनी भी सोसाइटीज में जो एफएआर का इशू है या डेंसिटी की इशू है, उस हम्म। पर इन्होंने कमेटी बनाई। लेकिन 2 साल हो गए, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और जब भी पूछो तो उनका हम्म। यह रहता है कि अभी रिपोर्ट फाइनल भेज किया नहीं है। हम्म। उसके बाद अभी लास्ट
चेयरमैन है मिस्टर मनोज कुमार सिंह साहब, वो आए थे 25 नवंबर की डेट में। उन्होंने सारे सोसाइटीज में विजिट करने को किया था, बट सिर्फ एक ही सोसाइटी विजिट किया, उस पर वो बोर्ड मीटिंग में चले गए। यही ग्रेटर नोएडा में क्राउन प्लाजा में बोर्ड मीटिंग हुई। उस पर एफआईआर के मुद्दे पे था कि जितनी भी पहले 2.75 थी यूपीसीडा की एफआईआर, जबकि बाकी के जितने भी औषधि हैं वहां पे 3.50 है। तो इन्होंने उसको लीगलाइज किया, ये कहते हुए कि 2018 से पहले ये ऑथोरिटी नहीं होकर कॉर्पोरेशन हुआ करता था, तो इसलिए इस पे हम 2.75 ही रखा हुआ था। लेकिन जब अब ऑथोरिटी हो चुकी है तो बाकी ऑथोरिटी की तरह इनका भी 3.5 हो, तो वो उन्होंने रेगुलाइज कर दिया। बट उसके बाद भी अभी तक सारी चीजें पेंडिंग है, पता नहीं क्यों, उसका कोई जवाब नहीं देता यूपीसीडा की तरफ से कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या यूपीसीडा का जो एरिया है वो पूरे उत्तर प्रदेश में केवल यही है हाउसिंग का प्रोजेक्ट, या नहीं उनका अलग अलग भी है? नहीं, और भी जगह है, इलाहाबाद में है उनकी, प्रयागराज में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, और सरस्वती कुछ करके है, सरस्वती या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट एक है, प्लस आपके गाजियाबाद के पास भी इनका एक है। लेकिन सभी जगह इश्यूज यही है, रेसिडेंशियल पे इनके कोई मतलब यही नहीं, ध्यान ही नहीं होता। इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कर रहे हैं, और ये 2 साल में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है वो उस पर हम धन्यवाद देंगे सीईओ मयूर महेश्वरी जी को, जो पिछले 2-2.5 सालों में इन्होंने बहुत काम किया है। इनको कुछ ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज भी आई हैं, जैसे अटल इंडस्ट्रियल योजना के थ्रू तो इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स करवाया, सड़कें बनवाई। अभी सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये सिटी सीसीटीवी लगवा रहे हैं। तो ये सिर्फ मयूर महेश्वरी जी की डायनेमिक नेतृत्व से ये सब काम हुए हैं, अदरवाइज पहले तो ये होता तो कोई सुनने वाला नहीं था। ये 2-2.5 सालों में ये हुआ कि हम ट्वीट करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, रिस्पॉन्स होता है। पहले तो कुछ भी नहीं था सर। जो ये केंद्रीय सरकार ने जो एक समिति बनाई थी जिसमें नोएडा, ग्रेट नोएडा के बिल्डर्स का शामिल है, तो आप लोगों की इसमें इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? यूपीसीडा ने उस मुद्दे पे कोई कदम सर नहीं उठाया कि भाई रजिस्ट्री कराएं? अमिताभ कांत रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो सर, उस हाँ। रिपोर्ट की एक्चुअली ग्रेटर नोएडा यूपीसीडा में मतलब जरूरत ही नहीं है, जहां तक हमें बिल्डर ने, क्योंकि किसी बिल्डर का कोई बकाया नहीं है सर। मेरे शिवालिक होम्स के जो कॉस्मोस सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्ट बिल्डर है, उसका 1 रुपया बकाया नहीं है सर आज की डेट में। ये यूपीसीडा वाले भी बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो भी कुछ डिले अगर होगा तो थोड़ी बहुत डेविएशन की पेनल्टी हो सकती है, बट बिल्डर ने अपने सारे पेमेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर ओसीसीसी कर चुका है। सेम सिचुएशन मिक्सन का है। तो अमिताभ कांत रिपोर्ट वाली यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं है सर। मेन डेडलॉक जो बनी हुई है बिल्डर और यूपीसीडा के अंदर, कुछ पॉलिसीज को लेके जो डेविएशंस हैं, जो वो कहते हैं कि पुरानी सरकारों में ये प्रॉब्लम्स हुई, अब उसको रेगुलराइज करने में इनको क्या दिक्कत है पता नहीं सर। अभी लास्ट मीटिंग हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे इलेक्शन से पहले आप लोग का हो जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ सर। जी। लेकिन क्या इसको ग्रेट नोएडा में अगर शामिल कर दिया जाए यूपीसीडा से हटाकर, तो क्या आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोगों ने तो ये भी डिमांड की थी कि सर अगर आप रेजिडेंशियल सेक्टर पे आप नहीं ध्यान दे पाते हो या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इवन हमने नंदी जी को भी लेटर भेजा था कि सर आप ही के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो क्यों नहीं इसको ग्रेटर नोएडा के अंदर मर्ज कर देते हैं। क्योंकि ये जस्ट एक आइलैंड बना हुआ है, चारों तरफ से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, और बीच में एक छोटा सा सेक्टर है सूरजपुर साइड सी ग्रुप हाउसिंग। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में दे दीजिए, बट एक्चुअली उसमें क्या इशू, इन लोगों को कुछ ईगो क्लैश है या पॉलिसी मैटर है, उस पर कभी कोई बात आगे बढ़ी नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और ये इस चर्चा का एक आगे भी विषय रहेगा, क्योंकि नरेश नौटियाल जी हमारे साथ हैं। और एलबी गौतम जी, आप क्योंकि जुड़े हुए हैं जेपी ग्रुप से, जेपी के जो जितने भी 128 से शुरू होते हैं आवासीय सेक्टर हाई राइज बिल्डिंग के, उनमें किस किस तरह के इशू हैं जो अब तक आप लोगों ने उठाए हैं, और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ मतलब कहाँ अड़चन है, जो मुद्दे अभी तक अधूरे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, और सारे लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार कि इस फोरम में मुझे बात करने का मौका मिला। बहुत सारे मुद्दे हैं। एक हाई राइज सोसाइटी में बहुत कम जो है हमारे एमपी, एमएलए या कोई और प्रत्याशी का आना जाना होता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं। लाइक अभी यूपी गवर्नमेंट ने लिफ्ट एक्ट पास किया। लिफ्ट एक्ट पास करने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक भी बिल्डर इस पर सीरियस नहीं है कि उसमें कैमरा लगाया जाए, नए लिफ्ट बदलवाए जाएं जो 10-15 साल से पुराने हो गए, या जिसमें बार बार हादसे हो गए उसको बंद किया जाए, उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो मतलब जो पहले जो व्यवस्था थी आज से 5 साल पहले, अभी भी वही व्यवस्थाएं हैं।
कितने हादसे लिफ्ट में होते रहते हैं, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं आता है। हम लोग नोएडा अथॉरिटी को लिखते हैं, फिर उसको लेटर, फिर बिल्डर को शो कॉज नोटिस होते हैं, फिर बिल्डर उसको पैसे देके निकल जाते हैं। कहीं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसमें है। सांसद जी को भी बोला जाता है, विधायक जी को भी बोला जाता है, सब एक दूसरे को चिट्ठी लिख देते हैं, मेल कर देते हैं, लेकिन फिर एक खाना पूर्ति के बाद कुछ नहीं होता है। और चूंकि जहां पर अगर बात करें, मैं अभी 128 सेक्टर में बैठा हूँ, यहाँ पर 15,000 फैमिली है और सैकड़ों टावर्स हैं। लेकिन उस टावर्स में देखा जाए तो बिल्डर जो है एवरेज एक फैमिली से चार्ज करता है करीब 11 से 15,000 रुपए। अगर ताला बंद करके भी रखें एक फ्लैट का, तो आपको 11 से 12,000 रुपए मंथली लगेगा। लेकिन अगर मेंटेनेंस के नाम पर देखें तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपका देखें कि बिल्डिंग का रिपेयर करना है, पेंटिंग कराना है या सीवेज वगैरह का कुछ करना है, कुछ नहीं। जब तक शासन प्रशासन या कोई बहुत बड़ा कंप्लेन नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं होता है। तो नोएडा अथॉरिटी को चाहिए कि भाई उसमें एक रेटिंग सिस्टम लाए कि भाई जब तक बिल्डर हैंडओवर नहीं करता है, तब तक एक सुविधा, जो बुनियादी सुविधा है, उसको दे रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे बुनियादी सुविधा का बात किया, हमारे संविधान में लिखा हुआ है शुद्ध पानी और शुद्ध वायु होना चाहिए। लेकिन नोएडा के किसी भी सेक्टर में हाई राइज बिल्डिंग में जो पानी का सप्लाई पिछले 5 साल 7 साल ना जाने कितने साल से गंगा वाटर की बात चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी गंगा वाटर कुछ नहीं आया। और जो पानी का स्तर है, जो NABL लैब जो भारत सरकार की है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक की जो है 500 mg पर लीटर होना चाहिए। लेकिन देखा जाए एवरेज हमारे यहाँ पर और कई अन्य सेक्टरों में करीब करीब 2000 से 2500 mg पर लीटर है। अब कहने का मतलब क्या, जानबूझ के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं या जो बुजुर्ग आदमी है, वो उनका जो है स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा आएगा। मान के चलिए कि 100 में से 10 लोग बीमार पड़ने का एक रीजन है कि खराब पानी। क्योंकि अब चलो RO का पानी पी ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये समस्या जो है नहाने में या धोने में, बहुत सारी चीजें में आपका जो है कहीं ना कहीं शरीर से टच होता है। लड़कियों का, महिलाओं का बाल जो है बहुत खराब होते जा रहे हैं, और बाल में वो पानी, गंदा पानी या मान लो TDS हाई यूज करने के कारण बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है पोल्यूशन का, प्रदूषण का, जो पिछले इतने सालों से भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन जो आपका रिपोर्ट है भारत सरकार की संस्था का ही, कि मतलब इंडिया के टॉप 2 सिटीज में अगर देखा जाए तो सबसे गंदा सिटी आपका पोल्यूशन के मामले में गाजियाबाद और नोएडा है। तो मैं नोएडा सिटी में रहता हूं तो नोएडा की ही बात करूंगा। लेकिन पिछले 3-4 साल से कोई भी प्रत्याशी या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसमें जन आंदोलन शुरू किया गया हो कि हाँ पोल्यूशन दूर करने के लिए क्या करें। क्योंकि इतने हाई राइज बिल्डिंग्स बन रहे, इतने सारे सीवर खुद रहे, इतने सारे नदियों का पानी सूखता जा रहा है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर मतलब नहीं होने जा रहा है। तो मेरा एक वही सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक शुद्ध पानी और शुद्ध वायु सबको मिलना चाहिए। अगर ये चीजें हो जाए तो मतलब बहुत कुछ सुविधाएं हमारी हो जाती है। तो अभी तो हमारे पास यही मुद्दा है जिससे पर कि हम बात कर सके। अच्छा, 2 चीज और हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे आपके आगे 134 में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे टावर अभी अधूरे हैं, पजेशन नहीं मिल रहे हैं, कई जगह वो NCLT में चला गया है, कहीं यमुना अथॉरिटी से अटका हुआ है। और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। जी जी, इस पर भी हाँ, जो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि 134 में कॉस्मोस है, क्लासिक है, कई और अन्य टावर है, उसमें अभी भी 50% लोगों को फ्लैट नहीं बना है। कुछ NCLT में चल रहे हैं, कुछ अधूरे हैं, कहीं पर OC अप्लाई हुआ है वो नहीं बना है, क्यों, कहीं पर आपका फायर सेफ्टी का नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट उस चीज में सीरियस हो। मतलब कहने का मतलब था कि जैसे नोएडा में नई सरकार आई थी, मतलब यूपी में, और हमारे सांसद भी वही उसी पार्टी के थे, तो सब लोगों को उम्मीद थी कि होम बायर्स को एक जस्टिस मिलेगा, कि जो ये बिल्डर इतने सालों से पैसे लेके बैठे हुए हैं और तरह तरह के जो है कारण बताते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन भी जिम्मेदार है कि उस चीज को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि सालों साल हो जाता है। महीने या 2 महीने की दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लो लाखों हजारों लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले और उसमें शासन प्रशासन भी कहीं जिम्मेदार है, तो हमारे प्रत्याशी लोगों को भी एक जन आंदोलन के रूप में उठाकर उसको उठाना चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसी क्या बात है कि सिर्फ नोएडा में ही इंडिया का सबसे बड़ा जो है आपका मतलब एक स्कैम है कि जो लोगों को, लाखों लोगों को फ्लैट नहीं मिला है। नहीं, बड़ी बात है। नरेश नोटियाल जी, आप लोगों से मिल भी रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, और आप पिछले मेरे ख्याल से काफी दिनों से बायर्स के मुद्दों को उठा रहे हैं। अभी आपने हिमांशु जी को भी सुना और LV गौतम जी को भी सुना।
और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आप बहुत सारे मुद्दों को उठाते रहे हैं। आप जरा बताइए विस्तार से कि क्या हैं ऐसे मुद्दे जो आपके दिलो दिमाग में छाए और आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए चल दिए। एक्चुअली सभी भाइयों को पहले नमस्कार जो मुझे सुन रहे हैं। जी नमस्कार। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो आप मुद्दे ये बता रहे हैं, इनको शायद ये पता नहीं है, ना तो इन्होंने बिल्डर की कभी रजिस्ट्री पढ़ी होगी। जो रजिस्ट्री बिल्डर की अथॉरिटी की होती है आपस में, उसमें साफ क्लोज में लिखा गया है बिल्डर एक ठेकेदार है। तो एक ठेकेदार से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर ठेकेदार काम को पूरा नहीं करता, दूसरे ठेकेदार आना चाहिए। ये कार्य किसका था? अथॉरिटी का। कोई भी अथॉरिटी हो, मैं किसी एक अथॉरिटी का नाम नहीं ले रहा, इसमें नोएडा ग्रेटर नोएडा सब एक ही है, मतलब सब भाई भाई हैं आपस में। बेसिकली अधिकारियों को समय समय पर जांच करनी थी कि बिल्डर क्या कर रहा है, क्या मटेरियल लगा रहा है, किसके कैसे स्ट्रक्चर स्लेब चल रहा है, और क्या उसका नक्शा था, क्या नक्शा उसका अप्रूवल फर्स्ट टाइम था, और कैसे वो बना रहा है। अधिकारियों ने अपने ऑफिस में बैठ के कार्य किया। बिल्डर ने जो कागज उनको दिए उन्होंने साइन किए आंख बंद करके, और मोटे बंडल अपने हाथ में रखे, वो नीचे तक बांट दिए। सच्चाई ये है कि अधिकारियों ने शुरू से करप्शन किया, और उसका जो फल है हमें मिल रहा है। खाया उन्होंने, और गुठली हमारे पास आ गई है, उस गुठली को लेके हम खड़े हैं। और आज हमारा भविष्य अंधकार में है। हमें ये नहीं पता इन बिल्डिंगों की ताकत कितनी है, ये कितना भूकंप झेल सकती हैं, या इनकी जो सामान मटेरियल लगाए वो है क्या। क्योंकि अधिकारी तो कभी आया नहीं, ना तो अधिकारी ने कभी जांच की, और ना अधिकारियों के पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि इंजीनियर हो, यहाँ की चेकिंग कर सके। मैं तो खुद गिरतुंडा अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ के एक अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। मुझे लगता है वो तो सब स्टाफ के लायक भी नहीं थे, पर उन्हें इंजीनियर बनाया गया और यहाँ आए हैं। मुझे तो उनकी जो बातचीत है, तरीका है, जो उनकी पोस्ट है, मैं तो उसमें ही हैरानी होती है कैसे वो अधिकारी इनको भेजते हैं, जिनको ABCD पता नहीं है बिल्डिंग की। वो जो देख रहे हैं उसके विपरीत लिख के जाते हैं। और सुनने में तो आता है बहुत कुछ, पर मैं इसका कह नहीं सकता, वो गलत इल्जाम हो जाएगा कि इल्जाम लगा रहा हूँ मैं। सच्चाई ये है कि अथॉरिटी के अधिकारियों ने सांठगांठ करके ये सब कार्य किया है। और जहाँ तक हमें सुनने में आया है, और बल्कि बिल्डर कहते हैं, होटल जी आप जितने कागज लगाओगे हम उतने बंडल देंगे। और ऐसे मैंने हजारों कागज लगाए, हो सकता है मेरे बिल्डर तो कंगाल हो गया होगा, क्योंकि मैंने तो हजारों कागज लगा दिए हैं। इसमें सच्चाई यही है कि जो दुकानें हैं, जितनी भी सोसाइटी दुकानें हैं, तकरीबन अधिकारियों के पास एक एक दो दो दुकानें हैं, चाहे उनके परिवार के पास होगी चाहे उसके नौकर के पास होगी। इन सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि दुकानें हमारी अपनी थी, इसके द्वारा हमें मेंटेनेंस का भुगतान होना था। और हाँ, मेंटेनेंस अधिकारियों ने साफ मेंशन कर रखा है बिल्डर की रजिस्ट्री में कि 2 रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस बिल्डर ले ही नहीं सकता जब तक वो कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं करता और OCCC नहीं लेता। तो ये अधिकारी ये कह रहे थे पीछे पैसा JP वाले जैसे कर 10,000 रुपये मेंटेनेंस ले रहे, किस हिसाब से ले रहे हैं? उसका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होके पता करना चाहिए खर्चे किस हिसाब से लिए जा रहे हैं। उससे पहले 2 रुपये मेंटेनेंस है, ये कंफर्म है। मैंने हिमालय में इसे करवा चुका हूँ। मेरे हिमालय में 2 रुपये पिछले 5 साल से है, और वो 1 रुपये नहीं बढ़ा पा रहा, तड़प रहा है, क्योंकि उसके एक टावर की भी OC आनी है, और इस वजह से उसकी 2 रुपये मेंटेनेंस अटकी हुई है। और इसके लिए हम कंज्यूमर कोर्ट पर भी हैं, इनको भी कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। दूसरा, जो ये कह रहे हैं ये कार्य नहीं हो रहा, ये कार्य कभी भी नहीं होगा, और कभी भी इनको मकान नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया ये निभा रहे हैं, मैंने भी वही निभाई। 8 साल मैंने भी लगा दिए। अधिकारी गोल गोल घुमाओ के जवाब देते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो PMO को लेटर लिखा, PMO के लेटर का रिस्पॉन्स भी अधिकारी ने ऐसा दिया है जैसे कि मेरे को अनजान व्यक्ति देता है। मैंने PMO को ये लिखा कि इन पे भ्रष्टाचार का आरोप है और इनको गैंगस्टर एक्ट पे अंदर डाला जाए। सोचो, मैं गैंगस्टर एक्ट बकायदा मेंशन करके भेजता हूँ, PMO का लेटर जाता है, मोदी जी का लेटर सीधा योगी जी के पास जाता है, वो जनहित याचिका में लगता है, DM साहब के पास जाता है। DM साहब को इससे एक्शन लेना चाहिए था तुरंत। कहते नोडल जी आप मेरे पास आइए, क्या है प्रॉब्लम? आपने तो गैंगस्टर एक्ट लगा दिया सभी अधिकारियों में। मैं उनको समझाता भाई ये कागज है, इसी तरह से घुमाया जा रहा है, बात को बार बार घुमाया जा रहा है। और कितनी बार नक्शा चेंज होगा? एक व्यक्ति एक बार नक्शा चेंज करे, 2 बार करे, हम आ गए तब भी नक्शा चेंज हो रहा है। मतलब OC की आने की पोजीशन है, उस टाइम नक्शा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपने सर्टिफिकेट्स लिए बिल्डर से, वो सर्टिफिकेट सब फर्जी है, क्योंकि आपका तो नक्शा बाद में भी चेंज हो गया। हमारा जुलाई में करीब सर्टिफिकेट लिया है बिल्डर ने कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, और उसके बाद नक्शा चेंज हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? और ये तकरीबन सब सोसाइटियों में है, नक्शों को बार बार चेंज होना ही
ये साबित करता है ये सब मिला भक्ति का खेल है, क्योंकि नक्शा चेंज जब होता है जब वो बायर को इंटीमेट किया करे, इंडिविजुअल बायर को, कि भाई हम इस संशोधन कर रहे हैं और इस संशोधन में आप शामिल हो। किसी बायर की सहमति नहीं होती, बिल्डर बाय एग्रीमेंट पहले ही बायर से इतने साइन करा लिए जाते हैं, छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाता है कि जो बायर नहीं समझ पाता उस समय, क्योंकि उससे घर लेना होता है, ख्वाब देख रहा था बायर कि हमें घर मिलेगा, सुंदर घर मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो बायर उस गलती में आता। मैं भी उस ट्रैप में आ गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं और किसी को कहूँ कि और गलत किसी की गलती है, मैं खुद उस ट्रैप में आ चुका हूँ। और ये गलती हमारे से इसलिए होती है कि उस समय हमें लेना होता है, जैसे बैंक में लोन लेते हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं बैंक क्या लिख रहा है, तो जगह ब्लैंक पेपर में साइन, हम ब्लैंक पेपर में साइन करते हैं। ठीक बिल्डर भी ऐसे ही करता है, ब्लैंक पेपर में हमारे साइन लेता है, उसमें जो मर्जी बाद में लिखता है। ऐसे ही वो मेंटेनेंस एग्रीमेंट बनाता है, वो ब्लैंक होता है, उसमें भी हमसे साइन ले जाते हैं, बाद में वो मेंटेनेंस जो मर्जी लगा देता है और हम उसका फिर भुगतान करते हैं। जबकि सच्चे यह है कि जब तक इसका ओसी नहीं आता तब तक ये मेंटेनेंस नहीं ले सकता, कोई भी बिल्डर हो, ये नियम है एनसीएलटी का। पर फिर भी मेंटेनेंस हम दे रहे हैं। ये अब इस बात के लिए ही जब आवाज उठा उठा के हम दुखी हो गए, तो लास्ट में यही हम पे हल रहा कि हम भैया इस जो नेता है, अधिकारी हैं, इनके ऊपर बैठा जाए, उनको सिखाया जाए, भाई क्या कर रहे हो आप, अपने कागजों को पढ़ो, आपने इस कागज का जवाब क्या दे रहे हो, क्योंकि आम जनमानस में तो वो जवाब ही नहीं देंगे। आज डीएम साहब हमसे बात करते हैं क्योंकि हम सांसद प्रसाद ही हैं, उससे पहले तो बात भी नहीं करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से ही एक नरेश नोटियाल का जन्म हुआ, और मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा और हर मुद्दे पे आवाज उठाता हूँ मैं। खाली ये नहीं कि यहीं के मुद्दे, गांव में जल भराव होता है, मैं उस मुद्दे को भी उठाता हूँ कि ये गलत है। सेक्टरों में सफाई नहीं होती, नाले खुले पड़े हैं, कभी उसमें गाय घुस जाती है। मैं गाय गौ सेवा में भी, दल में भी हूँ, और उन गायों को हम निकालते रहते हैं क्रेनों से। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सांसद जी बार बार नाला गड्ढे भरने की बातें करते हैं और वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और उनका 10 साल का कार्यकाल निकल जाता है। हैरानी की बात है, वो कर क्या रहे हैं, हमें उन नालों की बदबू से बीमार कर रहे हैं और फिर अपने हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। ये तो डबल मनी कमा रहे हैं, मतलब एक तो हमें बीमार कर दिया और हमें ही हॉस्पिटल बचा दिया, और ऐसे ही पोल्यूशन हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनका पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और ये पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, ये भी हम ही झेल रहे हैं, फिर जा रहे हैं डॉक्टर सी के हॉस्पिटल में। तो आप चेक कीजिए, जितने भी डॉक्टर साहब जब भी आए हैं उन्होंने 1-2 हॉस्पिटल बनाए हैं, तो ये पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? हर बार एक नया हॉस्पिटल बन जाता है। अभी सुनने में आया कि जेवर में भी उन्होंने जगह ले ली और आगे भी जगह ले ली, अब दोबारा 1-2 हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे। अगर इस तरह से सांसद जी हम पे ध्यान न देके हॉस्पिटल पे ध्यान देते हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। तो ये स्थिति है आज की डेट में। हम किसी को मतलब ये शिकायत नहीं कर रहे, हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे सांसद जी हैं तो वो हमारा ख्याल रखे, हमारे बच्चों का ख्याल रखे, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, जो मोदी जी ने उन्हें कहा है भाई तुम ये कार्य करो, जैसे मोदी जी अपना 10 साल कार्यकाल दिखा रहे हैं, इनको भी अपना कार्यकाल दिखाना चाहिए। सांसद निधि का फंड बताना चाहिए, हमने इतनी सांसद निधि में ये कार्य किए, इतने नाले ढक दिए, इतना पानी अच्छा आया है, इतना हम ये कर रहे हैं। एक भी कार्य सांसद जी नहीं बता रहे, बस यही कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी। अरे हाँ भी, हम तो मानते हैं मोदी जी योगी जी है, वाकई में वो कार्य कर रहे हैं, आप भी तो कार्य कीजिए, आप भी मोदी बनिए। जैसे मैं कहता हूँ मैं मोदी हूँ क्योंकि मैं वैसे कार्य कर रहा हूँ, क्रांतिकारी कार्य मैं करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर मैं कहूंगा मैं मोदी हूँ। मोदी का मतलब ये नहीं है कि आप कार्य नहीं करोगे, शक्ल दिखाओ, फेस दिखाओ और जीत जाओ। अगर ऐसा ही रहा देश का तो फिर मैं तो नहीं समझता अगली बार कोई इलेक्शन होगा। जो प्रक्रिया मैं झेल रहा हूँ आज इलेक्शन की देख रहा हूँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इलेक्शन की प्रक्रिया इतनी वैसी होती है कि जिसमें आम आदमी जो जाए उसको तो कोई सुनवाई नहीं है। बताओ हम कितनी रैली कर रहे हैं, कितना हम जनसंपर्क कर रहे हैं, एओ को एक नोटिस दे दिया जाता है और कि भाई ये भरो, वो बेचारे एओ वाले सामने नहीं आ रहे हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं जी हमें नोटिस मिला हुआ है। ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा संविधान है, कौन सा पर्व है? ये पर्व है? अगर इसे पर्व कहा जाता है तो मुबारक हो, फिर तो मैं कह रहा हूँ राम राज्य आ गया है, इससे बड़ा राज्य कभी ना आया ना आएगा। हम तो कहते हम हैं पर्व मनाओ, जैसे हमने राम मुद्दों पे बात पर्व कर रहे मनाया। हैं नरेश जी। मैं 2-3 चीजें आपको याद भी दिलाऊं, आपने उनका कोई जिक्र नहीं किया कि किसका नोएडा बताओ? से बस सेवा है, ग्रेट नोएडा, सुनो, रेल है नोएडा से नहीं, ग्रेट कुछ भी तो नोएडा नहीं है। वेस्ट मेट्रो जानी है, जो मैं तो पिछले बोल रहा हूँ कुछ भी 2010 नहीं से है ना प्लानिंग। जी जी जी। हाँ सर, वही बात मैं आगे कर रहा था, आपने फिर रोक दिया मुझे। मैं कह हाँ। रहा हूँ कुछ भी नहीं किया सांसद जी ने, मैंने ही तो बोला 10 साल में किया लेकिन क्या सांसद जी ने? हाँ, नहीं वो तो एक ठीक है कि मेट्रो का रूट सांसद था पे वो भी लग चेंज गया, कर दिया, अपनी प्रशासनिक तरफ ले व्यवस्था गए पे उसको। बात करिए ना। प्रशासनिक व्यवस्था पे नहीं बात करिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या अभी, मतलब आम आदमी की नजर में जो दिक्कतें हैं
जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लोग आते हैं, दिल्ली जाते हैं, वो किस हालात में जाते हैं, कैसे वहां पे 3-4 साल से फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो किसान चौक पे जो जिस पे अंडरपास पे कोई काम नहीं हो रहा, या मेट्रो पे, ये चीजें हैं ना जो आम आदमी को लगता है कि हाँ इस पे काम होना चाहिए था। उन मुद्दों की मैं बात मैं कर रहा हूँ, मुद्दे जो अधूरे हैं, हमारा जो मुख्य एजेंडा है, मुद्दे जो अधूरे हैं उस पे। सर मुद्दे तो सांसद जी ने एक भी नहीं किया। हमारा एजेंडा तो उनका सुन ही नहीं रहे। वो तो सिर्फ मोदी योगी जी का चेहरा ही दिखा रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, ना तो यहाँ बस सेवा है, ना मेट्रो सेवा है, ना यहाँ पानी अच्छा है। अब तो है क्या, ना हवा अच्छी। लगता है हमें हवा के लिए भी ऑक्सीजन की वो मशीनें लगानी पड़ जाएंगी कुछ समय के बाद। हम्म, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपका ध्यान ही नहीं होगा राजनेताओं का कि यहाँ क्या हो रहा है आपके राज्य में, तो ऐसी ही दिक्कतें आएंगी। अगर हम्म, सांसद जी ने हम्म, थोड़ा भी ध्यान लगाया होता, अपना सांसद निधि का फंड थोड़ा सा खर्च दिया होता, तो हम्म, शायद ये दिक्कतें नहीं होती। यही हम्म, हम कहना चाह रहे हैं। और जो कार्य का वो फीता काटते हैं, वो ग्रेटर हम्म, नोएडा अथॉरिटी का कार्य है। वो उसे करना ही है, प्रक्रिया है एक निरंतर चलने की। उस प्रक्रिया का वो फीता काट देते हैं। तो वो प्रक्रिया तो चलनी है। इनका काम वो है, जो प्रक्रिया के बाद कार्य होता है वो सांसद जी को करने होते हैं। स्कूल खोलने होते हैं। कौन सा स्कूल खोला है बताओ? प्राइवेट स्कूल दबा के खोले हैं इन्होंने। अगल बगल सारे प्राइवेट स्कूल हैं। क्यों खोले प्राइवेट स्कूल इतने सारे? ताकि हमारा खून पिया जाए। फीस बढ़ोतरी हो रही है उनमें लगातार। पेरेंट्स दुखी हैं। बच्चों के बस्ते बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक क्यों लागू नहीं हुई? जब हम्म, मोदी जी ने एनसीईआरटी की बुक के लिए कह दिया देश में लागू करने के लिए, तो ये तो हमारे मोदी जी का मेन गढ़ है, जिसमें खुद योगी जी रहते हैं। क्यों नहीं यहाँ अप्लीकेबल हुआ? ये सोचने का, विचारने का विषय है। बहुत खतरनाक विषय है। अगर योगी जी मोदी जी भी इस कार्य को नहीं कर पा रहे अपने डबल इंजन की सरकार में, तो फिर कौन कर पाएगा? हम्म, इससे ज्यादा बुरा समय कब आएगा? अगर कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, तो मैं कह रहा हूँ ये अच्छे दिन नहीं है। इससे बुरे दिन नहीं हो सकते। आप बताओ, हर चीज तो महंगाई हमने बढ़ा दी, नौकरियां है नहीं, तो दिन कहाँ से अच्छे हो गए? आप सरकारी स्कूल बनाएं, सेंट्रल स्कूल लाएं, लोगों को सुविधाएं दें, बस दें, रेल दें, ये है अच्छे दिन। और जो सड़कें आप गिना रहे हो पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है, वो सड़कों के अच्छे दिन नहीं है। वो नहीं, इन्होंने अगर नहीं बनाया आपको सांसद जी मौका ने। मिलता है, आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, मौका मिलता है तो आप क्या क्या करेंगे? बताइए, अपनी बात सबसे बताइए। पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सारे काम करूंगा। हम्म, सांसद निधि का फंड पूरा इस कार्य में लगाऊंगा। जिस हम्म, कार्य के लिए मुझे मिला है, सांसद का फंड मिलता ही इसी कार्यों के लिए है। हम्म, उस फंड को मैं रखूंगा नहीं संभाल के, हम्म, इसी कार्य पे लगाऊंगा। और सबसे पहले मैं अपना जो बिजनेस है उसे त्यागूंगा, हम्म, ताकि मैं समाज सेवा कर सकूं। हम्म, नहीं, बिजनेस ही करूंगा उस समय, क्योंकि एक ही कार्य कर सकता है आदमी, दो हम्म, दो कार्य नहीं कर सकता। बिजनेस भी हम्म, करे और समाज सेवा पॉसिबल ही नहीं है। उसे हम्म, त्याग करना होगा, जैसे मोदी जी ने त्यागा है, योगी जी ने त्यागा है। त्यागना होगा उन्हें, तब वो कुछ कर सकते हैं संसार के लिए और हम्म, समाज के लिए। अदरवाइज तो सब दिखावा है। हम्म। ठीक है, अभी हिमांशु जी से बात करेंगे। हिमांशु जी, जो बात हम कर रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक मेट्रो गई जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाती है, परी चौक होती हुई, वो उसको यहाँ तक आने में जब दिल्ली जाना होता है तो सेक्टर 51 पे आके लोग उतरते हैं, फिर दूसरी ट्रेन में चढ़ते हैं। जबकि ये जिस समय बन रहा था उस समय भी हम लोगों ने भी ये मुद्दा उठाया था कि ये जिस तरह दिल्ली में होता है, कोई भी अब वहां चले जाइए कालका जी में, कनेक्टिविटी सबसे पहले की जाती है। लेकिन बिल्कुल। ये 4-5 साल हो गए हैं, इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। दूसरे नोएडा से ग्रेटर नोएडा जो मेट्रो जानी है, उस पर भी कई साल हो गए हैं। आप लोगों को दिन भर जो दिन में जाना आना होता है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर मेरे ऑफिस जो है दिल्ली में है, और मैं अपनी कन्वेंस को यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर दिल्ली जाना हो यहाँ से तो मुझे हम्म, 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे अपने ऑफिस पहुंचने में। मेरी ऑफिस कालका जी के पास है। हम्म, अगर यही मेट्रो डीएमआरसी की होती, एनएमआरसी हम्म, की जगह पे अगर डीएमआरसी डायरेक्ट आया होता, तो हम्म, शायद मैं 1.5 आवर मैक्सिमम। अभी हम्म, क्या है, अगर मैं मेट्रो के लिए जाऊं तो पहले मैं परी चौक पहुंचूं, परी चौक से मेट्रो लूं, और मेट्रो हम्म, से 51, फिर 51 से लेकर क्रॉस करके 52 से बोटनिकल, और बोटनिकल से फिर कालका जी के लिए मेट्रो लूं। तो हम्म, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का ये है। तो ये, हम्म, और आप एक चीज गौर करेंगे, सारे एनसीआर के अंदर डीएमआरसी चल रही है। सिर्फ एक हम्म, नोएडा के अंदर इन्होंने एक यूनिक, क्यों किया इस पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, इन्होंने एक एनएमआरसी करके बना दी कंपनी, जिसका कोई मतलब नहीं था। जब डीएमआरसी फरीदाबाद जा सकती है, गुड़गांव जा सकती है, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी आ सकती थी। इस बल्लभगढ़ पर कोई तक जा काम रही नहीं किया है। गया। जी बल्लभगढ़ तक बिल्कुल। जा रही है। और जी, जी। और इन्होंने एक और भी ये किया हुआ है, नेशनल टेरिटरी मतलब एनसीआर का एक इन्होंने पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की बात की है। तो ये हम्म, चीज तो होनी चाहिए थी, सारे जगह के लिए कॉमन होना चाहिए था। अभी भी इन्होंने गाजियाबाद के लिए कर दिया इन्होंने आपका रैपिड इसकी, और उसको आप ला रहे हो मेट्रो के साथ कनेक्ट करने के लिए, नोएडा वेस्ट में बोल रहे हैं। मैं 2003 से या 4 से मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ,
तब से सुन रहा हूँ सर, बोड़ाकी में एक मल्टी लॉजिस्टिक हब बनेगा, रेलवे स्टेशन बनेगी इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लिए। ये सब मुझे सिर्फ चुनावी बातें और चुनावी जुमले लगते हैं, चाहे किसी की गवर्नमेंट रही हो। आम पब्लिक का कोई नहीं सोचता। ये सारी चीजें ये लोग सिर्फ, ये बन जाएगा नोएडा वेस्ट में मेट्रो आ जाएगी, उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी रैपिड रेल से, जेवर तक चले जाएंगे। ये सब हवा हवाई बातें चल रही है सर। जेवर एयरपोर्ट क्योंकि मोदी जी और योगी जी का डायरेक्ट उसमें ये है, तो वो थोड़ी दिनों में ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए लोगों को कितनी दिक्कतें हैं, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। मेट्रो बनने में भी 5 साल लगेंगे, या जो रैपिड रेल है उसको जाने में भी 5 ईयर्स लगेंगे जेवर एयरपोर्ट तक। तो इन सब चीजों पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। पहले लोकल बसेस चलती थी, वो भी आज की डेट में बंद है। जो एनएमआरसी ने चला रखा था वो भी बंद है आज के डेट में। तो ये सब इश्यूज तो है ही सर, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। नेताओं का ध्यान नहीं है, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स भी अपना टाइम पास कर रहे हैं, इस पे कोई गौर नहीं करता। क्योंकि नेताओं को चाहिए आम आदमी के मुद्दों को ब्यूरोक्रेट्स तक ले जाना, उसको जहां भी दिक्कतें हैं उनसे वो अप्रूवल लेके देना हायर से, चाहे वो योगी जी के स्तर से है या जैसे भी है, बट उस पर कोई ध्यान नहीं है। और सर मैं एक बात अपने बायर के फ्लैट बायर के तो बोलना चाहूंगा, जो भी ये ओसीसीसी रजिस्ट्री के डिले के कारण अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट हुआ है हमारी सोसाइटीज और बगल बगल की सोसाइटीज में। हम लोगों ने सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है या अपने पीएफ से किया है। आज की डेट में बैंकिंग जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पीएनबी हाउसिंग है या इंडिया बुल्स है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रही हैं। कोई आज की डेट में हमारे जितने भी यहाँ पे सोसाइटीज हैं, किसी में बैंक लोन नहीं है, ट्रांसफर नहीं कर सकते हम। आज की डेट में उन्होंने पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री का डेट नहीं हमने सबमिट किया बैंक में, तो उन्होंने अब हम लोगों पे पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया है। पर मंथ पेनल्टी प्लस मिनिमम 1000 प्लस जीएसटी की पेनल्टी, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 से लेकर 16-17% तक इंटरेस्ट जा रहे हैं इंडिया बुल्स में या पीरामल में, ये सब में। तो इन सब चीजों को सोचने वाला कोई नहीं है, ना नेताओं को इसकी पड़ी है ना ब्यूरोक्रेट्स को पड़ी है। तो हम लोगों ने ये सीईओ को भी बोला था, सीईओ साहब को, तो उन्होंने बोला मीटिंग करेंगे, लेकिन बैंक उनकी थोड़ी सुनने वाले हैं सर। उनके हाथ में जो है उनको करना चाहिए, रजिस्ट्री कर दें, ये सारे ऑटोमेटिक इसकी इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें हैं सर गौतम जो जी, मेन जो मुद्दे हैं। बात अभी हिमांशु जी ने कही, अमिताभ कांत कमेटी ने जो काम किया, इनके यहाँ तो वो समस्या नहीं है, लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा के ज्यादातर बायर्स के सामने समस्या है कि वो एनसीएलटी में चले गए, और अमिताभ कांत ने कहा कि बिल्डरों को रिलीफ दे दो, इनको इनके ऊपर इंटरेस्ट है इसको वेव ऑफ कर दो, और इनको जो किस्तों में सुविधा दे दो। लेकिन कभी अमिताभ कांत समिति ने बायर्स के रिलीफ की बात नहीं की कि अगर बैंक ब्याज ले रहे हैं तो जिस दौरान हम रिलीफ दे रहे हैं वो रिलीफ बायर्स को भी मिलना चाहिए। बिल्डर उस दौरान के वेव ऑफ करे, ब्याज का वेव ऑफ करे या इंस्टॉलमेंट करे, ये इस तरह की बातें उन्होंने नहीं की। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया विनोद जी। देखिए, एनसीएलटी एक अलग चीज है, लेकिन मतलब नोएडा एक अजूबा शहर मुझे दिखता है कि हमारे बिल्डर की बात करें तो मतलब बैंकक्रप्ट होते हुए भी हेलीकॉप्टर से चलते हैं। तो ये एक तरफ मतलब हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, दूसरी तरफ बैंकक्रप्ट है, तीसरी तरफ एनसीएलटी भी चल रही है, चौथी तरफ गवर्नमेंट भी अपना रिपोर्ट निकाल रही है, बात कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो चुनाव के समय ये बायर का या बिल्डर का कोई समस्या जानबूझ के नहीं उठाते हैं। बिकॉज क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं या ऐसी पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें भी बड़े बड़े बिल्डर फंड करते हैं। और फंड करने की वजह से जो हमारा नीति आयोग है या जो भी संस्थाएं बनती है, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल आपने सही बोला। जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनने वाली थी और पूरा यूपी में भी बदलाव होना जरूरी था, तो उस समय योगी जी ने वादा किया था कि होम बायर्स का सुनेंगे। और पीएम मोदी ने भी अपने एक स्पीच में बोला था कि नोएडा में प्रॉब्लम या जहां पर भी ये होम बायर्स एसोसिएशन या मतलब जिनको फ्लैट नहीं मिल रहा है, हम वादा करते हैं कि हम उसको दिलाएंगे। लेकिन हो सकता है ये चुनावी वादे ही रह गए। उनका बहुत अच्छा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ, कुछ हुआ, लेकिन अब लोगों को रहने के लिए घर ही नहीं मिलेगा और सिर्फ हम बिल्डर्स के तरफ से बात करें तो कहीं ना कहीं फिर शासन प्रशासन और उस सरकार पर भी भरोसा उठने लगता है। लेकिन आम लोगों का एक मतलब एक अच्छा विचार है कि योगी मोदी का जो जोड़ी है बहुत अच्छा काम करी है और करते रहना चाहिए। लेकिन बिल्कुल आपने सही बोला कि जब तक आम जनमानस तक नहीं करे, क्योंकि आपको एक चीज मालूम होगा कि होम बायर्स की आपने बात किया तो नोएडा में भी होगा जो कि करीब करीब सैकड़ों लोग जिन्होंने लिया था मकान, वो मर गए बेचारे, स्वर्ग चले गए, उनको मकान नहीं मिला। और मकान नहीं मिला तो मान लो उनके डेथ के बाद या डेथ से पहले वो मतलब कितनी पेनाल्टी दे रहे हैं, कितने सारे ईएमआई दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कम से कम, बिल्कुल सही हिमांशु जी ने बोला कि कम से कम ये होना चाहिए कि अगर आपका मुद्दा सरकार के साथ पेंडिंग है या मान लो कि आपका कोर्ट में कुछ चल रहा है या अथॉरिटी, चाहे नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, उस पर कुछ काम करे, तो बैंक को वो राइट्स नहीं होने चाहिए
वो कि आप उसमें पेनाल्टी लगा के या उसमें इंश्योरेंस वगैरह, सॉरी उसमें जो है आपका ईएमआई का रेट बढ़ाए। लेकिन जो बिल्कुल सही बोला हिमांशु जी ने कि कम से कम आपके हाथ में रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है, उसका क्या मुद्दा है, उसका क्या समाधान होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं करता है। वो बिल्डर के साथ उनकी लेन देन चलती रहती है और किसी न किसी मुद्दे पर आगे काम बढ़ता जाता है, तो एक कमाई का जरिया बन गया। जब बिल्डिंग आपके सहमति से बना है, आपकी परमिशन से मिला है, तो सरकार का भी चाहिए, चाहे कोई भी मुद्दा हो या कोई भी रिपोर्ट हो, अमिताभ कांत जी का बिल्कुल सही बोला आपने कि भाई होम बायर्स का भी मतलब मैं अभी यहाँ इसमें आपको बहुत रोकूंगा अच्छा कि योगदान होना ये समय अवधि पूरी हो गई है और बहुत सार्थक चर्चा रही है। उम्मीद है चाहिए। कि सरकार इस मुद्दे पर गौर करे और लोगों की समस्याओं को हल करे, बायर्स को भी रिलीफ दे जैसी बिल्डर को रिलीफ दिया गया है।